तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का एक नया टॉपिक। कृषि की हमारी सीरीज चल रही है। कृषि की सीरीज में हमारा नया टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। बात करें इसकी, तो किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के संदर्भ में, किसके लिए, किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के संदर्भ में सरकार के द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है। किसकी? एमएसपी की घोषणा की जाती है। और भारत में एमएसपी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1966 से। जब से हमारे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब से हमारे एमएसपी की गणना की जाती है। तो ध्यान रखना, एमएसपी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1966 से। फिर बात करें एमएसपी होता क्या है, तो यदि पूछा जाए एमएसपी की परिभाषा, तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की कुछ निश्चित फसलें, वर्तमान में देखें तो कितनी 23 फसलें उनके उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसे क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की कुछ निश्चित फसलों, मतलब 23 फसलें के उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसे एमएसपी कहते हैं। अब बात करेंगे एमएसपी की घोषणा की। भारत में एमएसपी की घोषणा साल में 2 बार की जाती है। कितनी बार? 2 बार की जाती है। एक तो खरीफ फसल की बुआई से पहले जून के महीने में, फिर रबी की फसल की बुआई से पहले अक्टूबर के महीने में। तो 2 बार घोषणा की जाती है हमारी एमएसपी की। तो खरीफ की बुआई से पहले तो जून में, रबी की बुआई से पहले अक्टूबर में हमारी इसकी घोषणा की जाती है। एमएसपी की घोषणा की बात करें तो एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सीसीईए के द्वारा। किसके? सीसीईए के द्वारा, या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा की जाती है। भारत सरकार में कौन है हमारे? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या फिर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, ठीक है, इसके द्वारा तय की जाती है सरकार के अंदर। तो बात करें आगे दोबारा इसी लाइन के बारे में। भारत सरकार के द्वारा एमएसपी की घोषणा के फैसले कौन लेता? हमारे आर्थिक कार्य संबंधी जो मंत्रिमंडल की समिति है, इसके द्वारा लिए जाती है कि किस फसल की कितनी एमएसपी दी जानी चाहिए। तो बात करें, भारत सरकार एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं कीमत आयोग की सिफारिश पर करता है। एक हमारे आयोग भी है, आयोग का नाम है कृषि लागत और कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग क्या करता है? CACP ये सिफारिश करता है कि इस फसल की इतनी कीमत देनी है। उसकी फैसले होते हैं ना, सिफारिश होती है, उसके फैसले लेती है फिर हमारे आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, वो फिर इतने ही तय करती है। CACP मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मतलब कृषि लागत और कीमत आयोग। तो सबसे पहले बात करें, ये आयोग है तो इसका गठन कब किया गया? 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। इसका कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया कब? 1965 में। मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन या कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया 1965 के अंदर। और 1985 में, लगभग 20 साल के बाद में, जो ये आयोग था इसका नाम बदल दिया गया। अब बदल के क्या रखा गया? CACP मतलब कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कब? 1985 में इसका नाम बदल दिया गया। अब बात करेंगे हम एमएसपी की। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी दिया ही क्यों जाता है? एमएसपी के आखिर ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए एमएसपी दी जाती है? तो पहला उद्देश्य आता है किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। क्या? किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एमएसपी का सबसे पहले और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। दूसरा बात करें, किसानों को कीमत के मामले में स्थिरता से सुरक्षा देनी है। अर्थात कभी कभी क्या होता था पहले, कि जब फसलों का उत्पादन होता था तो किसान फसलें धीरे 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 क्या होती थी, उनकी रेटें डाउन हो जाती थी। ठीक है, उनकी रेटें डाउन हो जाती थी, तो इससे क्या किसानों को हमेशा अस्थिरता रहती थी, अर्थात डर बना रहता था कि हो सकता है कि उनके द्वारा फसल उत्पादन किया जाए और फसल उत्पादन के बाद क्या होगा, उनको उनकी फसलों की कीमत ना मिले, तो उससे उनको सुरक्षा मिलेगी। किसानों को फसलों का वाजिब मूल्य उपलब्ध करवाना। अति उत्पादन सस्ता आयात होने की स्थिति में मूल्य के गिरने से बचाना है। किसका उद्देश्य था? हमारी सरकार का उद्देश्य था कि जब भी फसल का ज़्यादा उत्पादन हो जाए या फिर सस्ता आयात हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे जो किसान हैं उनकी जो फसल है उनके लिए उनको सही कीमत मिले। तो ये हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हुआ करता था। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी की गणना की जाती है। ये शुरुआत भी इसी वजह से की गई। हमारे किसान थे उनके हितों की सुरक्षा करना,
क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हितों की सुरक्षा केवल आर्थिक हितों की सुरक्षा करने से हो जाती है। तो यदि पहले हम किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करेंगे तो बाकी हितों की सुरक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए खाद्यान्नों की खरीद के लिए, वो आप जानते हैं जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब 2013 का, उसके अंदर जो राज्यों के द्वारा वितरित की जाती है उचित मूल्य की दुकानों पर पीडीएस की, तो पीडीएस की खरीद हमारे केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और खरीद करके फिर वो राज्य को दी जाती है। तो वो पीडीएस की खरीद का संचालन हमारे के लिए हमारी इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी? एमएसपी की ज़रूरत पड़ती है। उसी के आधार पर हमारी खाद्यान्न की खरीद की जाती है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी आधार कीमत का भी काम करता है, अर्थात मार्केट में किसी चीज़ की क्या कीमत होगी तो उस आधार कीमत का पता लगाने के लिए हमारे एमएसपी डिसाइड की जाती है। अर्थात बाजार में एमएसपी का मूल्य स्वतः ही ज़्यादा हो जाते हैं। अर्थात एमएसपी जैसे डिसाइड होती है तो जैसे अनाज की, जैसे मान लो 30 रुपये एमएसपी हो गई है तो एक बेस प्राइस तैयार हो जाती है कि अनाज की कीमत क्या चल रही है, भी 30 रुपये। तो एमएसपी से कई चीज़ों की कीमत के बारे में पता चलता है। अब एमएसपी अच्छा है या बुरा, तो इसके बारे में सभी में एक अपने हमेशा विरोधाभास चलता रहता है। कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं तो कुछ लोग इसे खराब बताते हैं। तो अब बात करेंगे एमएसपी के नकारात्मक प्रभाव की, क्या नुकसान होता है। एमएसपी में क्या होता है, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, क्योंकि सरकार के द्वारा बड़ी कीमत पर एमएसपी के जरिए अनाज और खाद्यान्न की खरीद की जाती है। एमएसपी से क्या होता है, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्यों? क्योंकि हर बार एमएसपी जारी करते समय पिछली बार के मुकाबले अनाज की और खाद्यान्न की जो कीमत होती है पिछली बार के मुकाबले बढ़ाई जाती है, और बढ़ाने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। फिर अगली बात करें, केवल सीमित फसलें, अर्थात कितनी, केवल 23 फसलें हैं जिनकी एमएसपी दी जाती है, बाकी की फसलें तो रह जाती है। तो इसमें क्या होता है, सीमित फसलों की एमएसपी शामिल की जाती है। फिर फल और सब्जियों की एमएसपी तो डिसाइड ही नहीं की जाती, इसलिए कभी कभी प्याज 300 रुपये किलो और टमाटर 200 रुपये किलो हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी कोई एमएसपी नहीं होती है, किसकी? सब्जियों और फलों की। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ राज्य सरकार फल एवं सब्जियों पर भी एमएसपी देती है। आपको ये पता होना चाहिए कि केरल में हमारे सीपीआईएम अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट, तो वह पार्टी क्या करती है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे, तो राज्य सरकार क्या करती है, फसलें और सब्जियां दोनों पर भी एमएसपी देती है। बात करें एमएसपी की, तो एमएसपी डब्ल्यूटीओ के जो नियम होते हैं, अर्थात सब्सिडी का जो एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स की बात करें तो सब्सिडी के मामले में बहुत सारे बॉक्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के पास, एक एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, तो इस तरह बहुत सारे बॉक्स होते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है हमारा एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में उन सब्सिडियों को रखा जाता है जो हमारे बाजार को विकृत करती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकृत करती है, अर्थात जो देने से बाजार विकृत होता है और मार्केट के अंदर इसके दुष्प्रभाव बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि ऐसी सब्सिडीज़ को देना तुरंत रूप से बंद करना पड़ेगा। और जो भारत के द्वारा जो एमएसपी दी जाती है, तो इस एमएसपी को डब्ल्यूटीओ एम्बर बॉक्स की सब्सिडी के अंदर शामिल करता है, अर्थात भारत को कहता है कि वह ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकता और बार बार इनका मुद्दा उछाला जाता है। डब्ल्यूटीओ मतलब हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ध्यान से देखें तो एमएसपी कोई कानूनी तौर पर गारंटी नहीं होती है, अर्थात सरकार दे ही दे। अब जो हमारे किसानों के द्वारा एक मांग की जाती थी कि हमें एमएसपी का एक कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के द्वारा यह दिया जाना न के बराबर आसान है। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर एमएसपी के आधार पर जिसको एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर शामिल किया जाता है, तो एमएसपी का कानून नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे बाजार काफ़ी ज़्यादा विकृत होता है। सरकार के द्वारा खरीदारी में देरी की जाती है। कई बार क्या होता है कि खाद्यान्न मार्केट में आ जाता है और एमएसपी की रेट कई बार डिसाइड नहीं की जाती है और सरकार कई बार उस रेट पर खरीदती भी नहीं है, तो ये चुनौतियाँ आती हैं। फिर बात करते हैं एमएसपी पे अनाज और खाद्यान्न की खरीद तो सरकार के द्वारा कर ली जाती है, लेकिन उनको रखने के लिए सरकार के पास जगह ही नहीं है। कई बार आप देखते होंगे खुले में ही अनाज पड़ा है, रेल की पटरियों के पास अनाज पड़ा है, तो और कभी कभी बारिश आ जाती है, तिरपाल से अनाज को ढकते फिर रहे हैं, कई बार अनाज सड़ जाता है। तो इस वजह से जो हमारे पास भंडारण की जो चुनौतियां हैं, अर्थात भारत सरकार के पास जो एफसीआई के गोदाम से जो जिनके अंदर जो खाद्यान्न की खरीद करने के बाद भंडारण या स्टोर करके रखा जाता है, उनके पास इतने गोदाम ही नहीं है। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि एमएसपी के अंदर आखिर कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है।
एमएसपी के अंदर फसलों को की बात करें तो भारत सरकार 22 फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। लेकिन आपने सोचा होगा कि 23 फसलों की बात करते थे, यहाँ 22 कैसे हो गई? लेकिन एमएसपी 23 फसलों पर लागू होती है। अर्थात जो सरसों और तोरी अर्थात इन दोनों फसलों के लिए एक ही एमएसपी डिसाइड की जाती है, अलग अलग एमएसपी नहीं होती है। तो हमारी घोषणा तो 22 फसलों के लिए की जाती है। तो सरसों के लिए मान लो, चाहे तोरी के लिए मान लो या तोरिया मान लो, तो इस पर एमएसपी एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो कुल फसलें कितनी हो जाती है हमारी? 23 फसलें। अर्थात भारत सरकार सरसों का एमएसपी निर्धारित करती है, सरसों का एमएसपी ही तोरी या तोरिया पर लागू हो जाती है। अब आप सोचेंगे कौन सी 23 फसलें जिन पे ये लागू होता है, तो हम देख लेते हैं कि भारत में कुल 23 फसलों का एमएसपी लागू की जाती है, जिसमें अनाज की तो 7 फसलें, दालों की 5, तिलहन की 8 और वाणिज्यिक फसलें कितनी हैं? 3 फसलें। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलें, अनाज की कौन कौन सी फसलें जिस पर एमएसपी जारी होती है। अनाज में हमारे धान है, पैडी, गेहूँ, व्हीट, जो बार्ले, ज्वार, बाजरा, मक्का, मेज, रागी, मिलेट्स। तो ये हमारे 7 अनाज की फसलें जिन पे एमएसपी जारी की जाती है। 5 फसलें जो दालों की है जिन पे एमएसपी जारी होती है, वो कौन कौन सी? चना, जोर गरम, हमारे जो अरहर की दाल है जिसको तूर की दाल भी कहते हैं, मूंग, उड़द और मसूर। तो वो एक मुहावरा भी होता था, क्या मूंग और मसूर की दाल अर्थात बेकार की चीज़। लेकिन इस पे भी क्या होता है? एमएसपी जारी की जाती है। फिर 8 कौन कौन सी फसलें तिलहन की जिन पे एमएसपी जारी होती है। एक हमारी मूंगफली मतलब ग्राउंडनट्स, सरसों मतलब मस्टर्ड, तोरी मतलब तोरिया या रैपसीड्स, सोयाबीन, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर, तिलहन मतलब सिसम, कुसुम का मतलब जो हमारा सेफ्लावर है, ये ध्यान रखना, सनफ्लावर नहीं है, सेफ्लावर है, क्योंकि सनफ्लावर को सूरजमुखी कहते हैं और सेफ्लावर को हमारे कुसुम कहते हैं। नाइजर बीज जिसको राम तिल भी कहते हैं। तो ये हमारी 8 फसलें हैं तिलहन की जिन पे एमएसपी जारी की जाती है। अब वाणिज्यिक 3 फसलें जिन पे क्या है एमएसपी जारी की जाती है, और वो 3 फसलें कौन कौन सी है? हमारी कच्चा कपास है, रॉ कॉटन, कच्चा जूट है और नारियल का खोपरा, छिलके वाला नारियल। ठीक है, नारियल खोपरे वाला नारियल आता है जिसको छिलके वाला नारियल भी कहते हैं। तो उस पर भी क्या है हमारी एमएसपी जारी की जाती है। तो इस तरह हमने 23 फसलें बात कर ली जिन पे एमएसपी जारी की जाती है। अब हम बात करेंगे एमएसपी अर्थात किसी भी फसल की एमएसपी का निर्धारण किस तरह किया जाता है। तो एमएसपी के निर्धारण के तरीके देखिए। एमएसपी के निर्धारण के लिए 3 विधियां काम में ली जाती हैं। कितनी विधियां काम में ली जाती है? एमएसपी के निर्धारण के लिए 3 विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि आती है A2 विधि। कौन सी? A2 विधि। दूसरी विधि आती है A2+FL विधि, जिसको A2+FL विधि जो दूसरी विधि है। तीसरी विधि आती है हमारी C2 विधि। हम इनके बारे में देखेंगे, इन विधियों के बारे में, ये क्या विधियां हैं। पहली विधि आती है हमारी A2 विधि। A2 विधि की बात करें तो A2 विधि क्या है? पहली विधि A2 विधि मतलब एक्चुअल पेड आउट ऑफ फार्मर्स, अर्थात किसानों के द्वारा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है उस फसल को उगाने के लिए। क्या? उस फसल को उगाने के लिए किसान के द्वारा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई। तो A2 विधि के अंतर्गत वह संपूर्ण लागत आ जाती है जिसका किसानों के द्वारा फसल उत्पादन हेतु भुगतान किया गया है। इसे स्पष्ट लागत कहते हैं। तो पहली विधि है कि इसको पता लगा लो कौन सा? A2 का। तो पहला काम हम ये करेंगे, किसानों से पूछेंगे एक फसल का उत्पादन करने में या जैसे 1 बोरी या 100 किलो अनाज उगाने में वास्तव में किसान कितना पैसा खर्च करता है, एवरेजन बात कर लेंगे। इसको कहते हैं A2 विधि। फिर बात करते हैं दूसरी विधि जिसे कहते हैं A2+FL विधि। क्या? A2+FL विधि। दूसरी विधि आती है हमारी A2+FL। FL का मतलब फैमिली लेबर कॉस्ट, अर्थात ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल पैसा ही लगाता है, व्यक्ति अपनी मेहनत भी लगाता है और मेहनत को भी एक मूल्य होता है। अर्थात जो किसान खुद, अपने बच्चे, उनकी जो पत्नी होती है और भी लोग जो किस खेतों के अंदर कार्य करते हैं, क्या उनको नहीं गिनेंगे? उनको भी हम गिनेंगे। और उनको किस में गिनेंगे? FL के अंदर। FL का मतलब होता है पारिवारिक श्रम लागत, परिवार के द्वारा जो श्रम किया गया उसको भी जोड़ेंगे। किसमें? तुम्हारे A2 के अंदर क्या गिनते हैं कि उस फसल को उगाने के लिए किसान के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया, प्लस उसमें ये भी जोड़ेंगे कि किसान और उसके जो परिवारजन हैं उस फसल को उगाने में उन्होंने भी शारीरिक रूप से मेहनत की है, तो उस मेहनत को भी जोड़ा जाएगा। अर्थात A2+FL में क्या है, किन किन चीज़ों को जोड़ेंगे? मिट्टी को तैयार करने के लिए कितनी लागत लगी है, बीज खरीदने में कितना पैसा, उर्वरक के लिए पैसा, कीटनाशक, सिंचाई, श्रम, परिवार श्रम की लागत, इन सब लागतों को जोड़ा जाएगा। तब जाके हमारे A2+FL विधि आएगी, मतलब दूसरी विधि। तीसरी विधि की बात करें जिसे C2 विधि कहते हैं, तो सबसे काम की विधि है।
तीसरी विधि आती है C2 विधि है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का मतलब सबसे पहले A2 आता है। A2 का मतलब फसल को उत्पादन करने में कितने पैसे लगे, दूसरा FL अर्थात परिवार के द्वारा कितनी मेहनत लगी है, उस मेहनत को कीमत, प्लस यदि वो ज़मीन किराए पे दे देता, फसल ना उगा के उस ज़मीन को किसी को किराए पे दे देता तो उस किसान को कितना फ़ायदा हो सकता था, मतलब अपनी ज़मीन पर किराया। फिर दूसरी बात कि उस पैसे को यदि वो ब्याज पे दे देता, जिस पैसे से उसने खेती की उस पैसे को यदि ब्याज पे दे देता तो उसको ब्याज मिलता, उसको ब्याज का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ वो ज़मीन थी, उस ज़मीन को किराए पे दे देता तो किराए का नुकसान हुआ है। इन चारों चीज़ों को हम जोड़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, A2 प्लस FL प्लस अपनी ज़मीन पर किराया और अपनी पूंजी पर ब्याज, इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, C2 आता है। अंग्रेजी में देखें तो A2 प्लस FL प्लस लैंड ऑन्ड और इंटरेस्ट ऑन ऑन्ड कैपिटल, इन चारों को जब जोड़ा जाता है तो हमारा C2 आता है। और C2 विधि से कृषि उत्पादन की सबसे सही लागत निकल के आती है कि वास्तव में एक बोरी अनाज उगाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, या 100 किलो के आधार पर इसको तय किया जाता है। अब खास बात देखें कौन सी, कि वर्तमान में भारत सरकार MSP के लिए A2 प्लस FL यही बात करती है। क्या A2 प्लस FL और प्रॉफिट 50%, कितना 50% को आधार बनाया जाता है। और ये क्या है, 2018 से लागू है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। हमारी दूसरी वाली विधि थी ये वाली जो इसकी बात करें A2 प्लस FL, ये दी जाती है और इसमें 1.5 गुना दिया जाता है। इसका जितनी कीमत आएगी उसका 1.5 गुना, 50% जो किसान का फायदा मान लिया जाता है। जबकि सभी के द्वारा सिफारिश की जाती है कि जो हमारी C2 विधि है, यह विधि अपनाई जानी चाहिए MSP के डिसाइड करने के लिए। जबकि अपनाई कौन सी जाती है, हमारी A2 प्लस FL विधि 2018 से लागू है। अब बात करें स्वामीनाथन आयोग की, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि C2 में भी 50% बढ़ा करके MSP डिसाइड की जानी चाहिए। जबकि भारत सरकार के द्वारा C2 तो बहुत दूर की बात है, A2 प्लस FL ही जोड़ा जा रहा है और उसमें भी केवल 50% ही ऐड किया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग ने तो ये भी सिफारिश की थी कि C2 तो दिया ही जाना चाहिए, प्लस उसका 50% एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए लाभ के रूप में। अब बात करते हैं एक कीमत आती है, अर्थात जो गन्ना है, गन्ने को किस प्रकार डिसाइड किया जाता है, गन्ने की क्या कीमत होनी चाहिए। तो गन्ने की कीमत के लिए हमारा डिसाइड किया जाता है FRP, जिसे उचित और लाभकारी मूल्य कहते हैं। FRP की बात करें तो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करें, हिंदी में देखें तो उचित और लाभकारी मूल्य। उचित और लाभकारी मूल्य भारत सरकार के द्वारा घोषित वह मूल्य होता है जिस पर चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य होती है। अर्थात जो क्या करती है, जितनी भी चीनी मिलें क्या करेगी, हमारा गन्ना खरीदती है, गन्ना खरीदने के बाद किसानों को पैसे देती है। लेकिन वो कितना पैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो बाध्य रहेगी कि जो तय कर दिया जाता है। अब बात करेंगे तय कैसे होता है ये चीनी मिलों के लिए। भारत में उचित और लाभकारी मूल्य मतलब फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करें तो इसका भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 के अंतर्गत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि हमारे किस तरह से इसकी रेट डिसाइड होती है गन्ने की। तो भारत में उचित और लाभकारी मूल्य मतलब FRP का भुगतान किसके तहत किया जाता है, हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का, उसके अंतर्गत एक आदेश जारी किया गया था 1966 में। ठीक है, कौन सा, गन्ना नियंत्रण आदेश, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ECA का मतलब होता है हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके द्वारा तय किया जाता है। अब बात करें तय तो हो गया, अब निर्धारण कैसे करेंगे। उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करें तो उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण क्या है, हमारा कृषि लागत और कीमत आयोग CACP के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि कीमत और कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। अब घोषणा कैसे की जाती है, तो ये हमने तो देख लिया कि तय कौन करता है, घोषणा कैसे की जाएगी। उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा भारत सरकार के आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, इसके द्वारा की जाती है। CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या फिर हिंदी में देखें तो आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा की जाती है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यही डिसाइड करते हैं कि गन्ने की कीमत क्या होगी। या शॉर्टकट में देखें गन्ने की बात, तो गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश CACP के द्वारा भारत सरकार को की जाती है। अब बात करते हैं हम एक
ई नैम की। ई नैम के अंदर क्या है, हमारे किसान अपनी फसलों को बेचते हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको ई नैम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात करें तो इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 से की गई थी। 14 अप्रैल को आप जानते हैं क्या है, 14 अप्रैल को हमारे अम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल 2016 से ई नैम की या ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की गई थी हमारे अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर। तो ई नैम क्या है, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से भारत की 1260 कृषि मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब सर्वे की बात करें 22-23 के अनुसार भारत की 1260 मंडियों को ई नैम बाजार से जोड़ दिया गया है। ई नैम मतलब एपीएमसी की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि व्यापार बाजार समिति, इससे जोड़ दिया गया है। बात करें ई नैम की, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, एक वर्चुअल बाजार है, लेकिन यह किसानों और व्यापारियों को देश की किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा, ठीक है, कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। बात करें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के फायदे, तो इसके फायदे क्या होंगे। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से क्या होता है, किसानों के प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होगा, अर्थात किसानों को पता होगा कि ज़्यादा मूल्य कौन दे रहा है, उसी के हिसाब से वह अपनी फसलों को उसे बेचेगा। ई नैम की बात करें तो ई नैम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ई नैम का विकास भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको द्वारा किया जाता है इसका विकास। भारत के अंदर ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की टैगलाइन क्या है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब ई नैम की टैगलाइन क्या है, उत्तम फसल उत्तम इनाम, जितनी अच्छी फसल उतना अच्छा उसे इनाम मिलना चाहिए। तो उत्तम फसल उत्तम इनाम इसकी टैगलाइन है। अब ई नैम की या फिर ई राष्ट्रीय कृषि बाजार को लाने का क्या उद्देश्य है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ई मंडी पोर्टल की शुरुआत की है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने एमएसपी और ई नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। ये हमारी कृषि की सीरीज चल रही है, इसमें और भी काफ़ी सारे वीडियो आएंगे। तो यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को पसंद कर आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।